उन अशिया का स्टैंडर्ड दुरुस्त नहीं है, आप उसके खिलाफ केस रजिस्टर करें। तो ये वो ऐसी शिकायत नहीं थी कि जिस पे नैब एक्शन लेता। बाकी सूबों से पता कराया कि आपके यहाँ क्या पोजीशन है, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो जितने चैम्बर्स हैं वो तकल्लुफ़ से काम लेते रहे या शिकायत दर्ज इंदराज कराने में कोई हर्ज था। कोई ऐसी शिकायत नहीं आई जिस पे मैं ये कहता कि जी मैं इस पे फौरी तौर पे अमल करता हूँ। तो मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमा वक्ती डायरेक्टर इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, उनका टेलीफोन नंबर भी कम्युनिकेट किया था। इसी तरह तमाम रीजन्स भी मौजूद हैं। जब मैं यहाँ चेयरमैन होके आया तो मुझे बताया गया कि जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो चेयरमैन साहब से तो मुलाकात बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा देखिए ये जो चेयरमैन है ये कोई मुग़लिया शहनशाह नहीं है कि जिससे मुलाकात मुश्किल है। ये अवाम की खिदमत के लिए इस ओहदे का तकर्रर है, और अगर मुलाकात में माजी में कोई मुश्किल थी तो उसको आप छोड़ दें, लेकिन आइंदा महीने की हर आखिरी जुमेरात को जो लोग भी मेरे पास आना चाहें, जो असाब मेरे पास आना चाहें वो तशरीफ़ लाएँ। ये कोविड की वजह से कुछ हमने उसको पोस्टपोन किया। हर आखिरी जुमेरात को लोग 200, 150, पौने 200 आते रहे, और मैं उस वक़्त तक ऑफिस से नहीं उठा जब तक मैंने उनकी दरख्वास्तों पर इन राइटिंग आर्डर नहीं कर दिया। और ये तरीक़ेकार मतलब बहुत बेहतर साबित हुआ। अच्छा, अब बात यह है कि सारी ज़िंदगी मैंने जिस दश्त की सयाही में गुजारी है उसमें मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात आते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात हुए, मुख्तलिफ़ किस्म के मुशाहदात हुए, अपने मुल्क को देखा, अपने मुल्क की इकानमी को देखा। तो ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद क्या ये पॉसिबल है कि वो लोग जो मुल्क की मईशत का सतून हैं, जिनके दम से मुल्क की मईशत कायम है, कि उनके ख़िलाफ़ नैब कोई स्टेप उठाएगा? ये नामुमकिनात में से है। मईशत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। बात यह है कि अगर आप असाब ना होते, ये प्राइवेट सिलसिला ना होता, तो ये लोगों को रोज़गार मुयसर कौन करता? गवर्नमेंट की अपनी कैपेसिटी नहीं है। लाखों आदमियों को आपने रोज़गार दिया है, लाखों आदमियों की रोटी का आप ज़रिया हैं। आपकी एक्सपोर्ट होती है तो ज़र मुबादला आता है, और उस ज़र मुबादले से हमारा मुल्क चलता है। तो क्या नैब इतना ही मासूम है कि उनको इन बातों का पता नहीं है कि वो अननेसेसरी कोई रुकावट क्रिएट करे? आज तक मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान के किसी सरमायादार को ये नहीं कहा कि ये सरमाया कहाँ से आया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ से भी आया पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी और मफादात की निगहदाश्त और बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है। तो हम क्यों पूछेंगे कि कहाँ से आया? हमने आज तक आप में से अगर किसी साहब से पूछा हो तो आप मुझे बताएं। कम अज़ कम मैं अपने टेनोर की मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूँ कि हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आप ये पैसा कहाँ से लाए हैं, आप ये सरमाया कहाँ से लाए हैं। एक सूरत में ज़रूर पूछा कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आप सरमाया लेकर आए, ब्लैक मनी को आपने वाइट किया, वाइट को फिर यहाँ से भिजवा दिया, लोग उसी तरह महरूम रहे, मुल्क की मईशत की ज़बू हाली आपके सामने है। आपके इल्म में है कि हमारे एक हाथ में कशकोल है और हम अरबों डॉलर के इस वक्त मकरूज़ हैं। लेकिन मैंने जब इस्लामाबाद को देखा, मुल्क के दूसरे इलाकों को देखा, आप यकीन करें मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि वो अरबों डॉलर कहाँ खर्च हुए हैं। अगर मैंने या नैब ने खर्च करने वाले लोगों से ये पूछ लिया कि जनाब ये 500 रुपये की जगह 5 लाख कैसे खर्च हुए, तो आप बताएं इसमें कौन सा जुर्म है, इसमें कौन सी गलती है, इसमें कौन सी ज़्यादती है, इसमें किसकी हकूक़ गज़ब हुए हैं? किसी के नहीं। ये जो स्टेप नैब ने उठाया, जो लगातार उठा भी रहा है और इसके काफ़ी बेहतर फ़वाइद भी नज़र आए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान के लिए और लोगों की बेहतरी और लोगों के मफादात के लिए थे। इसमें मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैंने जब जिक्र किया, मैंने रियासत पाकिस्तान का जिक्र किया है। हुकूमत में और रियासत में बड़ा फ़र्क है। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, परवरदिगार के फजल करम से ये रियासत कायम है, और ये रियासत इंशाअल्लाह हमेशा तक ता क़यामत ये कायम रहेगी। अब मैं दोबारा आपसे ये गुजारिश करूँगा एट द कास्ट ऑफ रिपीटिशन कि आप चाहें तो
यहाँ फोकल पर्सन को तैनात करने में कोई नहीं। आप कहेंगे तो मैं खुद आ जाया करूँगा, इसमें मुझसे बड़ा फोकल पर्सन कौन होगा। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन शिकायत का आपने बताया है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक तकलीफ़ करेगा कि उन केसेस की मुझे एक लिस्ट दे दें जिनके बारे में ये कहा गया है कि जी नैब ने इन केसेस में कोई रुकावट डाली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे वो लिस्ट कितनी तवील क्यों ना हो, मैं 30 दिन के अंदर उसका फैसला करूँगा, सिवाय उन मामलात के जो कि अदालतों में ज़ेर गौर हैं, क्योंकि वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। मैंने आपका जब मालूम हुआ कि जी बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है, तो मेरी तो अपनी नींद उड़ गई कि भाई हमने ऐसा क्या स्टेप उठाया है और बिज़नेस कम्युनिटी क्यों परेशान है। तो फौरी उसका हल ये निकाला कि हमारे पास टैक्स के जितने केसेस थे, अंडर इनवाइसेस के जितने केसेस थे, जिस नौइयत का जो केस FBI के पास जाना चाहता था, टैक्स हुकाम के पास जाना चाहता था, कस्टम हुकाम के पास जाना चाहता था, हमने एक हफ्ते के अंदर दर्जनों मामला ट्रांसफ़र किए। और मैंने तमाम रीजन्स को ये हिदायत की कि हमारे पास इस किस्म का कोई केस नहीं रहेगा। बिजनेस कम्युनिटी अगर ये फील करती है कि वो FBR में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो हमने तो उनकी कंफर्ट का ख्याल रखा कि आप जाएँ, आप FBR में अपना वहाँ अपना इशू हल करें। इस लम्हे इस वक्त मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि हमारे पास किसी किस्म का कोई ऐसा केस नहीं है जो पिछले साल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि वो नैब अपने पास नहीं रखेगा, और वो नैब ने अपने पास नहीं रखा। और सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि एक तो आपकी ख्वाहिश थी, दूसरे आपके मफादात का एहतराम था, तीसरा ये था कि मुल्क की मईशत का पहिया बहुत बेहतर तरीके से चले, क्योंकि उसका जो ज़्यादा मफाद, ठीक है बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उसका प्रॉफिट का रेशो अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशरी एक मुल्क का आम आदमी है, एक मुल्क का वो शहरी है जो इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मैं ये दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप फील करते हैं कि किसी बिजनेसमैन का, किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी फ़र्द का कोई भी केस जो समझते हैं कि जी ये नैब के दायरे इख्तियार में नहीं है, आप मुझे बताएं। हमारे डायरेक्टर साहब जो हम वक्ती हैं, उनको आप एक 4 लानों की एप्लीकेशन दे दें, आप गेट से बाहर बाद में जाएंगे, मैं आपका केस ट्रांसफ़र पहले करूँगा। ऐसे नहीं है कि मतलब जहन में आपके लिए या पॉलिसी में आपके लिए कोई परेशानी मकसूद हो। अब बात यह कि बुनियादी तौर पर एक बिज़नेसमैन क्या चाहता है। बिज़नेसमैन बुनियादी तौर पर यह चाहता है कि उसको बिज़नेस में आसानियाँ फराहम हो। ये आसानियाँ कैसे फराहम की जाती हैं? सबसे पहले इसमें एक मरबूत पॉलिसी होती है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कॉन्फिडेंस में, एतमाद में लेकर बनाई जाती है। जब एक पॉलिसी को आप एतमाद में लेकर बनाते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रजामंदी से आपके साथ कोऑपरेट करता है और उसके नताइज हमेशा बहुत बेहतर निकलते हैं। तो मैं यहाँ बड़ा मुअद्दबाना अर्ज़ करूँ कि इस पॉलिसी के फ्रेम करने में नैब का न कभी हिस्सा था, न नैब का कोई हिस्सा है और न नैब का आइंदा हिस्सा होगा। दूसरी अहम चीज़ जो आपके बिज़नेस को फ्लोरिश करती है, आपके मफादात का निगहदाश्त करती है, वो अमन व अमान है। अल्लाह ताला का फजल करम है कि अमन व अमान की सूरत पहले से बेहतर है, और इसमें सारा क्रेडिट जो है वो अफवाज पाकिस्तान को जाता है, जिन्होंने अपना खून देकर, अपना आज कुर्बान करके आपका कल महफूज किया, और इसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। अमन व अमान बेहतर है, उसके नताइज भी ज़ाहिर हो रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता बिज़नेस कम्युनिटी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो रहा है, मईशत भी बेहतर हो रही है। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया, तामीराती इंडस्ट्री को भी कुछ न कुछ बूम मिला है, क्योंकि तामीराती इंडस्ट्री वो है जिसके साथ कई छोटी इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं, और ये आज तक नहीं हुआ कि किसी इस शोबे में बेजा मदाखलत की गई। लेकिन एक बात बड़ा मुअद्दबाना कहूँगा, और पहले आपसे इजाज़त ली थी कि आज मुझे भी दिल की बात कहने दें कि एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जेन्युइन बिजनेसमैन की तरफ नैब कभी आंख उठा कर नहीं देखेगा, लेकिन जहाँ तक डकैत का सवाल है या डकैती का सवाल है, तो उस तरफ मतलब कानून भी इजाज़त देता है और उस तरफ जाना भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुल्क और मुल्क के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी मकसूद है। मैं आपको 2 सिंपल सी मिसालें दूँ। आपका वक्त बड़ा कीमती है, मुझे एहसास है, लेकिन बहरहाल एक साहब के बारे में शिकायत आई, और शिकायत भी कोई 100-150 होती,
और बात भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाकों की है कि जी वो 5 साल 6 साल हो गए हैं, पैसे दिए हैं, न पैसे मिले हैं, न प्लाट मिले हैं। तो मैंने उनको बुलाया एक कप चाय पे, मैंने उनको बिठाया, मैंने चाय सर्व की और फिर मैंने बड़ा मुद्दबाना उनसे पूछा कि आपने पैसे लिए हैं? उन्होंने कहा जी थोड़े से पैसे लिए हैं। मैंने कहा वो थोड़े से कितने हैं? तो उन्होंने कहा जी 2.5 अरब रुपये हैं। तो मैंने कहा फिर जब 2.5 अरब रुपया आपने लिया है तो आप लोगों को या प्लाट दे दें या उनके पैसे वापस कर दें, इसमें तो झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर बात यह है कि मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि पहले मैं पैसे जमा करूं, उसके बाद मैं ज़मीन ख़रीदूं। अभी मुझे ज़मीन नहीं मिल रही, नैब मुझे ज़मीन लेके दे दे। मैंने कहा कि नैब आपको ज़मीन कहाँ से लेके देगी? बेहतर वाया मीडिया ये है कि आप मेहरबानी करें, आप ये लोगों के पैसे वापस कर लें। ये 2.5 अरब रुपये है और आप यकीन करें कि ये रुपया उन लोगों का था, उन यतीमों का था, बेवाओं का था, बेकसों का था, पेंशन्स का था, जिनकी आंखों में यह ख्वाब था कि हमारा भी 2 कमरे का घर हो, हमारी भी बेटियां और हमारे भी बच्चे अपनी छत के नीचे रहें। आपने उनके ख्वाब बर्बाद की, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे। आपने पैसे लिए और उसके बाद आप नज़र ही नहीं आ रहे हैं, आपके दफ्तर में ताला पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अज़राए नवाजिश मेरी बात मानी। उन्होंने कहा कि जी आप पैसे किस्तों में ले। मैंने कहा कि अगर किस्तें माकूल हैं तो मैं आपको कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मैं 1 अरब रुपया पहले लूँगा और बाकी मैं अक़सात में करूँगा। हमने दूसरी उनसे बात नहीं की। हमने कहा ठीक है जी आप 1 अरब रुपया दे दें पहले, उसके बाद आप अक़सात में दे दें। तो 1 अरब उन्होंने दिया, बाकी वो अक़सात में दे रहे हैं। तो आप बताएं कि अगर इस किस्म के इंसिडेंट हों या इस किस्म के वाक़यात हों तो क्या नैब आंखें बंद करे? आप यकीन करें कि लोग साल हा साल दर बदर फिरते हैं और एक मरतबा जो रकम लूट ली जाए या जो डकैती हो जाए उसकी वापसी का इम्कान बहुत कम होता है। लेकिन ये 2-4 रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये 2.5 अरब की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक मिसाल और दूंगा। लाहौर की एक बहुत वेल नोन सोसाइटी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। अब लास्ट वेंसडे को मैं लाहौर गया हुआ था। 2 साल के अरसे में हमने 2.5 अरब की रकम उनसे भी रिकवर की है और बहुत दोस्ताना माहौल में रिकवर की है। कोई पैनिक नहीं था, कोई उनके पैसों की कटौती नहीं थी, कोई उन पर काशन नहीं था। उनको कहा कि देखें आपने पैसे लिए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप एक दिन अपने रब के सामने भी जवाब दें, है ना। नैब का तो मसाइल यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, उस वक्त आपके अपने जो आज़ा हैं वो आपके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। मैं अपने हर फेल के लिए, हर कौल के लिए आज मैं जो करता हूँ कल मैं रब के सामने उसका जवाब दे हूँ। तो आप बताएं मैं क्यों गलत काम करूँगा, जबकि मुझे इसका एहसास है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है और मुझे इस पर यकीन है कि एक दिन आपने अपने हर कौल का और हर फेल का जवाब परवरदिगार के सामने देना है। उस सोसाइटी से 2.5 अरब रुपए लिए, एक और सोसाइटी से 1.5 अरब रुपए लिए और ये लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से बुलाकर एक कप चाय पिलाकर चेक उनके हवाले किए गए और साथ ये भी गुजारिश की गई कि आप आइंदा जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रा सोच समझ के करें। अब मैं आप अपनी एक ज़ाती मिसाल आपको दूँ, वो इसलिए कि प्रेसिडेंट साहब ने बल्कि कुछ हमारे बिजनेसमैन की शिकायत थी कि जी ये तो हमारा प्राइवेट मामला है। प्राइवेट मामला उस वक्त होता है जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ करे। जब 2,500 आदमी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये प्राइवेट मामला नहीं रहता। मैं जब सुप्रीम कोर्ट से फारिग हुआ तो वहाँ से काफ़ी पैसे मुझे मिले, तो मैंने कहा कि एक प्लाट मुझे ले लेना चाहिए। तो एक सोसाइटी की ऐड आई हुई थी, ब्रोशर भी था उसका। ब्रोशर में आबशार भी थे, मसाजिद भी थी, टेनिस कोर्ट भी थे, जिम भी थे, शॉपिंग सेंटर भी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये शर्त ये है कि जब आप इकट्ठे पैसे देंगे तो बैलेटिंग नहीं होगी। तो मैंने उन्हें 45 लाख रुपए दिया। आज तक न मुझे प्लाट मिला न वो 45 लाख रुपए वापस मिले। आप ये आप अंदाज़ा करें। जब मैं नैब का चेयरमैन हुआ तो उस सोसाइटी के करता धरता में से 2 लोग जो हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने अपनी जेब से वो चेक निकाला और कहा कि जी ये आपका वो 45 लाख रुपए का चेक है। तो मैंने उनसे कहा इसमें टोटल कितने इफेक्टिव्स हैं? तो उन्होंने कहा जी तकरीबन 4,300 हैं। तो मैंने कहा कि मेरा सीरियल नंबर क्या है? तो उन्होंने कहा जी 1700 के करीब है आपका। मैंने कहा पहले 1699 बंदों को आप पैसे दे दें, फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं पैसे लूँगा। आज तक वो पैसा उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। तो
जहाँ इस किस्म की मतलब डकैती हो और इस सरकशी के साथ हो और इतनी हिम्मत के साथ हो, और ये तो एक आम आदमी पे जबर और जुल्म है। तो आपको पता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। किसी न किसी ने तो कदम बढ़ाना था ना, वो कदम नैब ने बढ़ाया। मुल्क के वो लोग जिनकी तरफ आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, जिनको आप टच कर नहीं सकते थे, जिनको आप अपने ख्वाब में भी नहीं बुला सकते थे, नैब ने उनको बुलाया, उनसे पूछा और उनसे ये कहा कि चंद साल पहले तक आपके पास होंडा मोटरसाइकिल हुआ करती थी और आज आपके दुबई में प्लाजा भी हैं और हर चीज़ आपके, ये कहाँ से आए? तो उनका कोई जवाब नहीं था माँ सिवाय इसके कि उन्होंने सोचा कि इस मुल्क से चले जाना ही बेहतर है। मैं जब ये नैब का सिलसिला इंशाअल्लाह बाज़ तरीके से ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी धमकियां हैं, कितने इंसेंटिव हैं, कितना लालच है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं जिस दिन नैब में आया था अक्टूबर में 2017 में, मैंने ये अहद किया था कि जो कुछ मैं कर सका हुकूमत के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए करूँगा और मैं मुल्क के लोगों के लिए करूँगा। अब आप ये देखें कि गुज़श्ता 3 सालों में, मैं 3 साल का हवाला दे रहा हूँ, जब मैं था 487 अरब रुपया रिकवर किया हमने। देखें ये 487 अरब रुपया रिकवर करना, वो भी जो कि डकैती की नज़र हो चुका हो, ये इतना आसान काम नहीं है। और इस वक्त हमारे तकरीबन 1235 रेफरेंसेस मुख्तलिफ़ अदालतों में पड़े हैं। प्रेसिडेंट साहब, एक बात मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इन 1235 में से 1% भी बिजनेसमैन के अगेंस्ट नहीं बनता। तो इसलिए बिजनेसमैन का ये फ़िक्र या ये परेशानी कि जी नैब ऐसा, नैब ये कर रहा है, अब तो यह है कि वो अलाब अलाब गर्दने नैब है, ऐसे लगता है सारी कौम को नबेरिया हो रहा है। शाम आप टीवी खोलें, नैब के अलावा कोई बात ही नहीं है। तो चलो खुशी होती है कि किसी ने एक्नॉलेज तो किया, किसी ढंग में किया। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तनकीद का बुरा माना हो। मैं आज भी आपके सामने अपने एहतसाब के लिए मौजूद हूँ। आप बताएं कि जी नैब में ये खामी है, जावेद इकबाल आप बैसियत चेयरमैन ये स्टेप उठाएंगे तो ये खामी दूर हो जाएगी। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि कुछ केसेस CDA में हैं कि वो कहते हैं कि जी वो नैब ने, मैं तमाम लिस्ट खुद भी मंगवाऊंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मुझे लिस्ट। ऐसा हो नहीं सकता कि एक प्रोजेक्ट बन रहा हो और नैब कह के जी ये प्रोजेक्ट न बने। ये आज तक कम अज़ कम इन 3 सालों में जब से मैं हूँ ऐसा नहीं हुआ। किसी के पैसे निकाल लेना या किसी पर काशन चंद केसेस में इसलिए है कि आप आए, आपने तावन की यकीन दहानी कराई, आपने कहा कि जी हम लोगों के, गरीब लोगों के पैसे वापस कर दें। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आप मेरे पैसे वापस करें। मैं उन लोगों के पैसे वापस करवा रहा हूँ जिनके पास आप यकीन करें कि रात को खाने के लिए रोटी नहीं। उन्होंने अपना एक एक पैसा जमा करके आपके हवाले दिया और आपने इसलिए उसको लूट लिया कि आपसे कोई पूछेगा नहीं। वो माजी हुआ करता था जब कोई नहीं पूछता था, अब पूछने वाले भी मौजूद हैं। ये पूछते रहेंगे जब तक कि हर गरीब आदमी का हक उसको नहीं मिल जाता, या उसको प्लाट नहीं मिल जाता, या आपको पैसे नहीं मिल जाते। यहाँ हमारे मुल्क में ऐसी भी सोसाइटीज़ थी जिनको लोग किंग मेकर कहा कर सकते थे, उनसे हमने अरबों डॉलर लिए। और ये नहीं कि किसी धमकी से लिए या प्ली बारगेन करके। और प्ली बारगेन कानून में मौजूद है कि जी आप प्ली बारगेन करें, क्योंकि नैब बुनियादी तौर पे इसका काम ये है कि लूटी हुई दौलत को आप रिकवर करें। हमने अरबों रुपए उनसे रिकवर किए हैं और हमने गवर्नमेंट के ख़जाने में दाखिल कराए हैं। तो कोई शख्स जो है वो अनटचेबल नहीं है, लेकिन इस एश्योरेंस के साथ कि ना पैनिक होगा, ना इंड्यूसमेंट होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई थ्रेट होगी, ना कोई नैब के बुलावे होंगे, ना आपको बार बार टेलीफोन पर बुलाया जाएगा। और ये सख्ती से हिदायत कर दी गई है कि किसी बिजनेसमैन को आपने टेलीफोन करके नैब के दफ्तर में नहीं बुलाना। अगर किसी बिजनेसमैन को बुलाना हुआ तो मैं उनको एक कप चाय पे ख़ुद बुला लूँगा, क्योंकि वो ज़रा चाय पिलाने में थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से मुझे नहीं बुला पाएंगे। मैं उन्हें बुला लूँगा, बैठ के उनसे बात करेंगे कि जी इस तरह कर लें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मतलब काफ़ी हद तक बात ये नैब 20 साल पहले वजूद में आया था, मुझे तो भी 3 साल हार्डली हुए हैं। जो इंसानी काविश हो सकती थी, जो इंसानी कोशिश हो सकती थी, वो मैंने नैब की
बेहतरी के लिए की। अब ऐसे भी असाब मौजूद हैं जब रोस्ट्रम पर आते हैं तो जो मर्जी है नैब के ख़िलाफ़ बात करते हैं। एक मज़मूम प्रोपेगेंडा जारी है, तवातर से जारी है, और एक जापानी कहावत है कि इतने झूठ से तवातर बोलें कि वो सच लगना शुरू हो जाए। अब तो एक बात जो जिसके लिए सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जी ये कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी हर किस्म का इल्ज़ाम जो है वो नैब पर आया है। हमने उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है और जब मुमकिन हुआ जवाब दिया है। अव्वल कोशिश ये की है कि हम अपने एक्शन से जवाब दें, हम अपनी बातों से जवाब न दें, हम खामोश रहें। इन दिनों में हमारे बारे में बहुत कुछ होता रहा, लेकिन मैं बड़ा अदब से गुजारिश करूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप समझते हैं कि जी एक रेफरेंस नैब ने गलत दायर कर दी है, आप ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 265 किए है, आप अदालत में चले जाएँ कि जी हम बेगुनाह हैं, अदालत 2 पेशियों पर आपको बरी कर देगी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की इन्वोक करें, आप हाई कोर्ट में चले जाएँ। मतलब ऐसा नहीं है कि नैब जवाबदेह नहीं है। आज एक मुलज़िम अरेस्ट होता है, 24 घंटे में आप अदालत के सामने पेश करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा एहतसाब क्या होगा। लेकिन अब मज़मूम प्रोपेगेंडे की वजह से ये हालत आ गई है कि जो मुलज़मान हैं वो मलिक और चौधरी बन गए हैं और जो नैब है वो कटाड़े में खड़ा है। लेकिन इसमें दिल बर्दाश्ता होने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। जो काम है वो काम बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं और इत्मीनान से करते रहेंगे। कोई धौंस, कोई धमकी, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई चीज़ रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, इसलिए कि लोगों के आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। तो क्या आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाकिस्तान में कोई सामने नहीं आएगा? तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की शिकायत, आम आदमी की शिकायत की बात कर रहा हूँ, 60 से 70% इजाला हुआ है। या उनको प्लाट मिले हैं या उनको पैसे मिले हैं। ये उन सोसाइटियों की बात कर रहा था जो कि जिनके बारे में ये कहा गया कि जी वो नैब मदाखलत करता है। नैब कभी मदाखलत नहीं करेगा। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं, मैं जिनके नाम नहीं ले रहा, उन्होंने आके कहा कि जी आप हमें कंप्लेनेंट से ख़ुद बातचीत करने दें। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कंप्लेनेंट से बात की। कंप्लेनेंट जहाँ 250 थे, कंप्लेनेंट 25 या 30 रह गए। उन्होंने तमाम मामला आपस में तय कर लिए। नैब ने कभी किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं की। डिफ़ॉल्ट के केसेस हों, टैक्स के केसेस हों, इनकम टैक्स के केसेस हों, इनवाइस हो, कभी किसी मामले में वो ज़माने गुजर गए कि कब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवसत से या किसी ताजिर को या किसी बिजनेसमैन को बुला लिया जाता था। ह्यूमिलेशन का कोई तस्वर बाकी नहीं है। मैंने कुछ बिजनेसमैन कम्युनिटी के जो साहब मेरे पास आए, मैंने कहा अगर आपको नैब बुला रहा है, आप नहीं जाना चाहते, आप मेरे दफ्तर में आ जाएं, हैव ए कप ऑफ टी विद मी। आईओ को भी यहाँ बुला लेंगे, जो उसने चंद सवाल करने हैं वो आपसे चंद सवाल कर लेगा, आप उसका जवाब दे दें। अब ऐसी भी यानी यहाँ, अब मैं आपको सिर्फ एक सूबे की मिसाल दे रहा हूँ, मैं सूबे का भी नाम नहीं ले रहा, जहाँ सिर्फ गंदम की खुर्द बुर्द 10 और 15 अरब के दरमियान थी। जब पूछा गया कि 10 और 15 अरब रुपए की गंदम कहाँ गई, तो उन्होंने कहा जी चूहे भी तो खा जाते हैं। तो जब वो चंद मोटे चूहों को पकड़ा गया तो 10 से 15 अरब की रकम जो है 3 महीने के अंदर वापस आ गई। अब सिर्फ दिल में यही खौफ है कि ये अगर वापस कर दी तो दोबारा ये करप्शन की नज़र ना हो जाए, लिहाजा कोई लाएअमल तय कर रहे हैं कि इसकी वापसी भी हो जाए मुतलका हुकूमत को, और ये लोगों की बहबूद पर इसका खर्चे भी इसका किया जा सके। बाकी एक बात तवातर से कही गई कि जी वो कुछ लोग नैब के खौफ की वजह से कुछ ताजिर मुल्क छोड़ गए। मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये साबित हो जाए कि हमारा कोई एक ताजिर भी नैब के किसी केस की वजह से मुल्क छोड़ के चला गया है, तो मैं यहाँ से नैब के दफ्तर जाने की बजाय मैं घर चले जाऊँ। इस किस्म के खौफ की कोई फ़ज़ा नहीं है। अभी फ़र्ज़ कीजिए कि आप जब बांग्लादेश को देखते हैं तो आप ये फ़ील करते हैं कि उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और आपके यहाँ कम है। उसकी वजह ये है, मतलब मुझे वजह बताने में कोई आर नहीं, आपकी बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, आपकी गैस की कीमतें ज़्यादा हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे आइडियल होनी चाहिए वो अब रफ्ता रफ्ता उस तरह हो रही है। पॉलिसियों में कई सुकम है, पॉलिसियों पर उस तरीके से अमल नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कॉपरेशन वो चाहती है या जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, कुछ मामलात में उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बेहतर नफ़े की खातिर
बेहतर फ्यूचर की खातिर अगर कोई ताजिर यहाँ से चला गया है तो अपनी खुशी से गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नैब की वजह से गया हुआ। या माशाल्लाह इलियास साहब प्रेसिडेंट साहब बहुत जवान हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मुकम्मल फ़रोग़ करें और मुझे बता दें कि क्या कोई एक ताजर भी किसी केस की रजिस्ट्रेशन की वजह से चला गया है। फिर कहा गया कि जी वो तो नैब के हवालात में तो 14 बंदों की डेथ हो गई थी। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि जुडिशल कस्टडी में और नैब की कस्टडी में फ़र्क है। 2002 और 2004 में 2 बंदे नैब की कस्टडी में उनका इंतकाल हुआ। मुकम्मल उसकी उस वक्त के जो साहब इक़्तिदार थे उन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाई और दोनों जो है वो हार्ट अटैक के केसेस साबित हुए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आदमी बीमार हो और मैं कहूँ कि आप उसको नैब की हालात में रखें। पूरी कोशिश ये होती है कि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब बात यह है कि ठीक है, कुछ लोगों को शिकायत है कि जी वो नैब के हालात जो हैं वो छोटे हैं। अब हम सीरीना का कमरा कहाँ से लाएँ या सेंटोरस की फ्लैट्स को कहाँ से लाएँ? जो कमरे हैं सो वही हैं जो उन पे चल रहा है। तो ये मैं आपको दोबारा यकीन दिलाता हूँ कि किसी के लिए कोई पैनिक, कोई इंड्यूसमेंट, कोई थ्रेट, इज़्ज़त नफ्स का हमेशा ख्याल रखा। और ये आज की बात नहीं, जब से सर्विस ज्वाइन की है मैं कुछ ये भी कहा गया कि जी वो ब्यूरोक्रेट्स भी खौफ में मुब्तला है। मैं ख़ुद ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, मैं सेक्शन अफसर रहा हूँ, मैं डिप्टी सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी ला रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा कम अज़ कम अगर कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं भी इल्म रखता हूँ। हम क्यों कुछ ऐसे करेंगे? फिर वह ये कि एक आर्डिनेंस आ गया कि जी 4 महीने के लिए कि आप ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेसमैन कम्युनिटी को टच नहीं करेंगे। जब 4 महीने गुजर गए तो मैंने बड़ी मुअद्दबाना इस्तदा की कि इन 4 महीनों में जो इनकलाबी फ़ैसले किए गए हैं जो नैब की वजह से रुके हुए थे तो हमें भी बता दिए जाएँ। आप यकीन करें कि उन 4 महीनों में एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं हुआ। तो प्रोपेगेंडे के लिए तो नैब को इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं वो करें, लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि नैब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है या किसी न किसी अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा हुआ है। अदालत के लिए मैंने आपसे अर्ज़ कर दी कि अगर आप फील करते हैं कि जी वो आपके ख़िलाफ़ ज़्यादती हुई है तो मुल्क की अदालतें मौजूद हैं, आप एप्लीकेशन दें वहाँ पे कि जी नैब ने ज़्यादती की है, आप बिल्कुल वो नैब का रेफरेंस जो है ख़त्म हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो तवातर से किया जा रहा है वो ये है कि जी मुकदमात लॉजिकल एंड पे क्यों नहीं पहुँच रहे? गुजारिश ये है कि 1235 नैब के रेफरेंसेस हैं और वर्किंग जजेस की तादाद कभी भी 25 या 30 से ज़्यादा नहीं रही है। तो मैं ज़ाती तौर पे भी और नैब बतौर इदारे के भी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ममनून है कि उन्होंने अब ये हुक्म दिया है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जाए। और गुज़श्ता दिनों नैब ने यह फ़ैसला किया कि हर अदालत में दरख्वास्त दी जाए कि जी कानून के मुताबिक हमारा केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाए। आप यकीन करें जब अदालतों की तादाद बढ़ेगी और रेफरेंसेस के फ़ैसले होंगे तो आप जो लोग कहते हैं कि हमने धेले की करप्शन नहीं की, आप यकीन करें कि उनके ख़िलाफ़ अरबों की करप्शन साबित होगी। और हमारी किसी के साथ कोई ज़ातियात नहीं है। मैं एज ए चेयरमैन, मैं बलूचिस्तान से तल्लक़ है, मैं बलूचिस्तान में टाट के स्कूलों पर पढ़ा हुआ हूँ। अल्लाह ताला के अलावा हमारा कभी कोई आसरा नहीं था। जो कुछ है वो अपनी मेहनत और परवरदिगार के करम से है। मैं तो किसी को ज़ाती तौर पर जानता भी नहीं, तो मैं किसी से ज़ाती इंतकाम क्या लूँगा? पहला नारा ये होता कि जो नैब ज़ाती इंतकाम ले रहे हैं। कोई मेरा आपके साथ जायदाद का झगड़ा छोड़ रही है नैब का कि वो आपसे ज़ाती इंतकाम लेगा? किसी किस्म के ज़ाती इंतकाम का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह कि जी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। आप यकीन करें अगर मेरी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी होती तो मैं किसी महकमे का चीफ इंजीनियर बन के रिटायर ना होता। मेरा हिसाब क्योंकि कमज़ोर था इसलिए मुझे इस तरफ आना पड़ा। तो किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल नहीं। प्रेसिडेंट साहब, मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर, सूबाई असम्बली का कोई मेंबर ये कह दे कि जावेद इकबाल कभी उससे मिला है और उसने कहा कि नहीं जी इस पार्टी में आप क्या कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक मिसाल भी ऐसे सामने आए तो मैं दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं दफ्तर जाने के बजाय मैं यहाँ से घर चले गया।
मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन से जो माजी में जिनके साथ तल्लक या वाकफियत या सलाम दुआ थी उनके कोर्ट में पेश होने की वजह से, वो जाने, उनकी सियासत जाने, हमारा क्या सियासत से नैब का क्या कंसर्न है? नैब का सियासत से कोई कंसर्न नहीं है। और जिन लोगों का ये कहना है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे मुद्दगाना गुजारिश है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो नैब अपना काम कर रहा है, आपके साथ बेहतर तरीके से आइंदा अपना कोशिश करेंगे कि कोऑपरेशन हो। हम वक्ती डायरेक्टर साहिबान मौजूद हैं, अगर आप समझते हैं कि फोकल पर्सन, तो फोकल पर्सन भी आ जाएगा। फोकल पर्सन की भी कोई किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी वो मैंने आपसे अर्ज़ की कि अगर आपको CDA के साथ कोई प्रॉब्लम है, CDA को भी हमने ये नहीं कहा कि जी वो 6 मंजिला प्लाजा बन जाए और आप पार्किंग की जगह न छोड़ें, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब बात यह है कि बाज़ लोग अगर अपनी कमज़ोरियों को नैब के लिबादे में छुपाना चाहें, तो मैं फिर भी यही कहता हूँ कि आखिर एक दिन परवरदिगार के सामने तो जाना है ना। इसलिए मैं हर एक के क्रिटिसिज्म का मैं आज जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं कुछ लोगों के क्रिटिसिज्म का जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि मैंने पहले अर्ज़ की है कि जो मर्ज़ी है तनकीद करें, लेकिन तनकीद अगर तामीरी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये तनकीद तामीरी नहीं है कि जी नैब को नंगा कर देंगे, ये कोई तनकीद नहीं है। भाई आप क्या करेंगे? आप पहले ख़ुद तो अपना लिबास दुरुस्त कर लें।